नमस्कार। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की आज महारैली थी। एक लंबे समय के बाद जम्मू के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच पार्टी मुख्यालय के बाहर ये रैली का आयोजन किया गया। लेकिन आज नई चीज जो सामने आई वो कांग्रेस प्रेम आया। पूरा गांधी परिवार के साथ कितना प्रेम है वो जाग करके सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर लताड़ा। परिवारवाद को लेकर के जो स्टेटमेंट अमित शाह ने दी थी राजौरी और बारामूला रैली में, उसको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि असल परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने 16 लोगों के नाम गिनाए कि 16 लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद के चलते पार्टी के अहम पदों पर है। इवन की जय शाह का भी नाम उन्होंने लिया। अगर हम गांधी परिवार के साथ उनके प्रेम की बात करें जो आज ताजा ताजा उमड़ा है, तो उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर के राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े। चर्चा करेंगे वीरेंद्र सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। सोनू जी आपका स्वागत है। अभिनव जी हैं, एडवोकेट अभिनव जी आपका भी स्वागत है। राजीव कोल सराफ आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आपसे शुरुआत करेंगे। आज ये कांग्रेस प्रेम कैसे जागा? अमूमन कांग्रेस को छोड़ करके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी। देखिए, ऐसे है कि कांग्रेस प्रेम नहीं, इसको हम कह सकते हैं सच्चाई है जो आज बयां हुई है। इसको तो कोई जुठला नहीं, उससे पहले भी हम करते रहे हैं। हम तो कहते रहे हैं महात्मा गांधी के भारत चाहते हैं, दूसरा नहीं चाहते हैं। जैसे आप कहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उन्होंने नाम लिया, जो तो जब हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, तो नेहरू जी थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी साइन कराने में उनके योगदान दिए थे। वही बातें आज जो वहाँ की गई हैं, तो हमारा किसी के प्रति प्रेम नहीं है। हमने सच्चाई एक बात बयां की जो सच है, जो सामने नजर आ रहा है। बाकी जो आज की रैली थी वो आपने भी कवर की, सब लोगों ने की जी। लोग आए, लोगों ने सुना, और महबूबा जी की तकरीर थी। मैं समझता हूँ कि अपनी आज की बात उन्होंने बहुत कुछ बयां किया और काफ़ी तरीके से उन्होंने बात की। तो बात जब परिवारवाद की आती है तो वो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में है, कोई परिवार के साथी को आगे होते हैं। तो इसी तरह से आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम भी गिनाए कि जो परिवारवाद जिनमें है, जिनका परिवार का एक मेंबर था, मान लीजिए धूमल साहब थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटे अनुराग ठाकुर साहब है। ऐसे ही जयंत शाह जी का भी नाम उन्होंने आज लिया। और उससे पहले फडणवीस साहब है महाराष्ट्र में, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे भी MLA हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बात है करने वाली। तो लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। माननीय गृह मंत्री साहब जब आए थे, उन्होंने 2 परिवार पहले कहते थे, फिर 3 जोड़ दिए, तो तीसरा चलो अभी तक पता नहीं चला, वो बाद में कहा। लेकिन आज की जहाँ तक कि मैं रैली की बात करूँ तो वो सच बयां किया है। मैं नहीं समझता उसमें कोई झूठ बात है। हमारा प्रेम, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। वो आरसपुरे का रहने वाला हो, वो सुचेतगढ़ का रहने वाला हो, जम्मू शहर का रहने वाला हो, श्रीनगर का हो, टंगमरग का हो, बारामूला का हो, बनिहाल का हो, राजौरी पुंछ का हो, PDP का स्नेह जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। स्यूडो मैंने स्नेह की बात की है, मतलब छदम प्रॉक्सी स्नेह। आप देखो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी आपको नजर नहीं आई, वाल्मीकि समाज आपको नजर नहीं आया, गोरखा बरादरी आपको नजर नहीं आई। आप पावर में रहे हैं, 2002 में रहे हैं, बाद में भी रहे हैं। जी जी जी। देखिए, ऐसे है कि हम 2002 में पावर में आए थे जी। उससे पहले हम कभी पावर में नहीं रहे जी। उसमें 3 साल मुफ्ती साहब ने सरकार की, और अगले जो हमने 4 साल सरकार की, महबूबा जी और मुफ्ती साहब के दोनों का टर्म भारतीय जनता पार्टी के साथ की जी। 2002 में हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। तो हम कभी, हमारे पास अपनी अक्सरियत कभी नहीं आई, हम कोलिशन के साथ थे। और आपको याद होगा कि जब 2002 में सरकार हमने बनाई, हमारे पास 16 MLA थे, 20 कांग्रेस थे, कुछ इंडिपेंडेंट लोग थे, कुछ बाहर से लोग सपोर्ट कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो आप 3 सालों का अगर आप वक्फा निकाल के देखें ना, 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल के देखें, वो 3 साल के जो काम हैं, मैं कहता हूँ कि वो गोल्डन ईरा जम्मू कश्मीर का माना जाता रहा है। उसके ऊपर आज, क्योंकि माननीय अपना हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हमसे हिसाब मांगा था कि आप हिसाब दे दो, तो जो 4 साल हमने सरकार की, तो उसके हिसाबदार वो भी हैं, 50-50 के पार्टनर तो वो भी थे। पता नहीं है वो देंगे नहीं देंगे, अपना हिसाब मुझे नहीं पता। लेकिन हमने जो 4 साल सरकार की, उसका हिसाब पूरा दिया। हमारी पॉलिसियाँ हैं जो आज तक लोग याद करते हैं, चाहे वो रहबर तलीम कह लीजिए, रहबर शफी उड़ी की पॉलिसी है, इम्प्लीमेंट 2002 के बाद ही हुई थी। पॉलिसी पहले बेशक बनी हुई हुई, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई थी वो 2002 में। मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे। अब मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ, शर्मा साहब बहुत बड़े वकील हैं, मेरे बड़े भाई हैं, एक भी केस रहबर तलीम का कोर्ट में नहीं गया था, हकदार को हक मिला था।
ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो आज जिस तरह का माहौल है, लिस्ट बनती क्रैश होती, ऐसा हमारे दरम्यान नहीं किया गया था। और आज जहां जम्मू कश्मीर खड़ा है, आज की जो हालात है, जो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको रैली की अगर बात करूं तो वहाँ बहुत नौजवानों का जनसमूह आया था, उन्होंने अपनी बात की, वहाँ लोकल लोगों ने अपनी बात की। उन्होंने कहा कि आज हम ये समझते हैं कि पिछले 3 साल से हमारे हकों पर डाका मारा जा रहा है, हमारी जो मुलाजमत है, जो हमारी रोजगार के अवसर हमसे छीने जा रहे हैं, लिस्टें होती हैं, स्क्रैप होती हैं। तो सब लोगों ने आज बात की। तो आज की जो रैली थी वो ऐतिहासिक रैली थी, और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सच्चाई है वो लोगों के सामने बयान। जी अभिनव जी, आज बड़े संगीन आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू की हितैषी होने की बात करती है, लेकिन सदाकत यह है कि उनको जम्मू से बिल्कुल प्रेम नहीं है, बिल्कुल स्नेह नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में जम्मू के लिए प्रेम होता तो आप उपराज्यपाल किसी जम्मू के बना देते, आप सलाहकार जम्मू का बना देते, आप एटलीस्ट चीफ सेक्रेटरी ही जम्मू का दे देती है। मुझे लगता है कि उन्होंने सही बात कही है। देखिए, ऐसा है, जब कोई ट्रांजिशनल फेस आता है ना, स्टेट से एडमिटेडली हम यूटी बने हैं जी, 370 और 35A एब्रोगेट हुआ है जी। अगर आप हम में से सबने संविधान पढ़ा है, आइन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आर्टिकल 370 के हेडिंग के ऊपर लिखा है ट्रांजिशनल प्रोविजंस फॉर स्टेट ऑफ J&K जी। ट्रांजिशनल मीन्स चंद दिनों का मेहमान, चंद महीनों का मेहमान जी। और अगर ये 370 और 35 से आज से 50, 40, 35 साल अगर पहले एब्रोगेट हो गया होता तो ये ट्रांजिशनल फेस उस समय आता, अब नहीं आता। अब नहीं आता। देखिए, हम बातें करते हैं नौकरियां खा गए, नौकरियां नहीं मिल रही, हमें पहले बीमारी की जड़ तक जाना पड़ेगा। अब मेरे भाई साहब ने बात की कि पहले नौकरियां सिलेक्शन कैंसिल नहीं होती थी, इन्होंने रहबर तलीम की बात भी की। रहबर तलीम को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। 28 अप्रैल 2000 को रहबर तलीम स्कीम लॉन्च हुई थी, 28 अप्रैल 2000, और जितनी लिटिगेशन 2000 से लेके 2020 तक रहबर तलीम की हुई, इतनी कोई लिटिगेशन हाई कोर्ट में हुई नहीं। और उस लिटिगेशन की वजह से बाकी लिटिगेशन सफर हो गई, क्योंकि रहबर तलीम में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां लड़ाई किस चीज की होती थी? देखिए, विलेज वाइज अपॉइंटमेंट होनी थी कि उसी गांव का बच्चा लगेगा और उस गांव में से जो मेरिटोरियस होगा वो लगेगा, हाईली क्वालिफाइड। डिस्प्यूट होता था कि ये इस गांव का है कि नहीं। फिर इन्होंने डिफाइन किया कि गांव मींस, विलेज मींस रेवेन्यू विलेज। फिर इन्होंने एक और ऑर्डर निकाला, या वेयर द पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड, मोड़ा हैबिटेशन, जी जी जी, कि गांव से भी एक छोटे से क्लस्टर अगर कोई है तो वहां का बच्चा लगा दो। मेरे ख्याल में पिछले 20 साल में जितनी रहबर तलीम की लिटिगेशन हुई, इतनी कोई लिटिगेशन नहीं हुई। अब बात मैं आपको कहूं, और ये कहते थे कि दांदलियां नहीं होती थी। देखिए, एक लगता है जहां रहबर तलीम लगा उस दूसरे ने कोर्ट केस किया जो दूसरे नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि सरपंच की इन्वॉल्वमेंट वहां, एमएलए की इन्वॉल्वमेंट वहां। डिस्प्यूट डालना था कि ये इस गांव का नहीं रहने वाला है, इसका राशन कार्ड कहीं और का है, इसकी वोटर लिस्ट कहीं और की है। यहां तो कुछ लोग रहते सिटी में थे, जब पोस्ट एडवर्टाइज होती थी राशन कार्ड सरेंडर करके गांव चले जाते थे। जी बिल्कुल, ठीक जी। अब मैं बात करूं जो इन्होंने सिलेक्शन कैंसिल होने की बात की। देखिए विनोद जी, मुझे भी इस धरती पे आए हुए 55 साल हो गए। ठीक, इसी सरकार में, इसी रियासत में रहा हूं मैं, अपने सामने इसको यूटी बनते देखा। मैं एक आपसे बात करूं, मैंने बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी डिफेंड किया है कोर्ट में, सरकारी इदारे जो सिलेक्शन करते थे। आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से कि इससे पहले ज्यादा धांधलियां होती थी, मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लोगों को राइट्स के बारे में पता नहीं था, तो ये सिलेक्शनों की धांधलियां जो हैं वो अनर्थ नहीं होती थी जी। यहां पे लोग केएस ऑफिसर्स बाय वे ऑफ बैकडोर अपॉइंटमेंट बन गए। पब्लिक सर्विस कमीशन में सिफारिशें, फारूक अब्दुल्ला की सिफारिशें, मुफ्ती साहब की सिफारिशें, सबकी सिफारिशें। आप देख लीजिए जितनी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं उनके बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लगे हैं। नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ आप ही के प्रोफेशन से भी होंगे। ठीक, अब आप देखिए, अगर सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन या फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की सिलेक्शन या जेई सिविल की सिलेक्शन में आपका बच्चा 95% नंबर लेता है और वो मेहनत पे लेता है जी, राइट, कोई 25 लाख का पेपर परचेज करता है तो आगे 25 जगह बेच के नंबर उसके 35% है, वो सिलेक्ट हो जाता है, तो क्या सिलेक्शन अपहोल्ड होनी चाहिए या कैंसिल होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं या अपने भाई साहब से पूछता हूं, आप मेरिट प्रमोट करेंगे या डीमेरिट प्रमोट करेंगे? अब लोगों को यकीन होने लगा है कि करप्शन अनर्थ होगी, पहले ऐसा नहीं होता था।
इतने इतने फ्रॉड होते थे, कोई हिम्मत नहीं करता था कोर्ट में भी जाने की। जी। अब आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, देखिए जब ट्रांजिशनल फेज आता है, ये ट्रांजिशनल फेज है, ये स्टेट रेस्टोर होनी है दोबारा, ये रियासत बननी है। ये फेस कितना चल ये रहा है? रियासत बननी है। लोगों को यही उत्सुकता मैं है वही कि- कह रहा हूं। जी। कुछ सरकारी मुलाजमों को मुश्किल आ रही है। पहले ट्रांसफर पोस्टिंग्स क्या होती थी, कोई एमएलए करवाता था, कोई मंत्री करवाता था, आजकल सिफारिश कम चल रही है। कई जगह गलत भी हो रहा है, ऐसा नहीं है सारी जगह ठीक हो रहा है। जी। अब करप्शन पे लगाम लगी है। क्या आप नहीं जानते रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या हालत थी? मैं नहीं कहता कि फर्क पड़ गया है, सब कुछ ठीक हो गया, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़ी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। और मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूं और एडमिट कर रहा हूं, जब इतना बड़ा बदलाव आता है तो मुश्किलातें भी आती हैं। जी। लेकिन मैं जम्मू के लोगों को आपके माध्यम से एक अपील करूंगा कि हमें भी थोड़ा कश्मीर के लोगों की तरह समझदार बनना पड़ेगा, समझदार पॉलिटिकली। जी। उनको पता है, कश्मीर के यूथ को पता है कि 370 एब्रोगेट होने का उनको फायदा है। मल्टीनेशनल सेक्टर वहां पे आएगा, कारपोरेट सेक्टर वहां पे आएगा, हेल्थ सेक्टर वहां पे आएगा, एजुकेशन सेक्टर वहां पे आएगा। वो वेट कर रहे हैं जब ये सारे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हो जाएंगे। लेकिन जम्मू के लोग कुछ जल्दी में हैं कि हमसे सब कुछ चला गया, कुछ नहीं गया। मैं आपको कहूं, जितना फंड दिल्ली से आ रहा है बराबर का जम्मू कश्मीर और दूसरी यूटी में जा रहा है। जी। राइट। जी। लेकिन 1, 2, 3 साल का मौका और लगेगा। आपको जम्मू में एम्स खड़ा हुआ दिखेगा, IIT, IIM, कॉरिडोर, सब कुछ आपको मिलेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। 3 साल तक कोई पॉपुलर सरकार मिल सकती है कि नहीं? टेंशन हमें इस बात की है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सरकार और पब्लिक के बीच में ट्रस्ट डिफिसिट बड़ी खाई की तरह बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता है, बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां पे ब्यूरोक्रेसी गलत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी साथ होके उनको क्रिटिसाइज करती है। देखिए, आप बैठे थे धरने पे रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज जो कश्मीर में पोस्टेड हैं, हमारे प्रधान वहां भी गए, वो मेरे पास भी आए। जी। राइट। माइग्रेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनकी भी ट्रांसफर पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन जी। है। अब ये सारी चीजें हैं। देखिए, अगर ये सरकार में हो तो इनको खींचना मेरे लिए बड़ा आसान काम है। किसी को खींचना आसान है, किसी को चढ़ाना ऊपर मुश्किल है। जी। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, जी। जब कोई इंसान गिरे हुए इंसान को ऊपर उठाता है, उसका कद खुद भी बढ़ता है। जब वो दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, वो उसका कद खुद भी नीचे होता है। तो बात वो करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। इन्होंने भी सरकार चलाई है, ठीक। जी। अब देखिए, जो सबसे पहले आपने इनको क्वेश्चन किया कि आज कांग्रेस के प्रति कोई प्यार जागा है। जी। कांग्रेस प्रेम। जब मुफ्ती साहब ने PDP बनाई थी ना 2000 में, जी। 2001 में जब भी बनाई थी, 99 चलो 99 में, आई स्टैंड करेक्टेड। मैंने उनके बयान सुने थे। उन्होंने कहा था कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। मैं इसलिए कांग्रेस छोड़ के PDP बना रहा हूं। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, मुफ्ती साहब का बयान है। मैं 99 या 2000 की अखबारें डेली एक्सेल्सियर निकलवाऊंगा, उसमें मेन हेडलाइन लेफ्ट साइड पे जो पहले पेज पे आती है वो मुफ्ती साहब की थी। जी। राइट। जी। अब ये कह रहे हैं जी कांग्रेस परिवारवाद नहीं है। फिर ये बीजेपी के 15-16 लोगों का नाम ले रहे हैं। जी। वो कोई मंत्री, उसका बेटा MLA, पार्टी परिवार की नहीं है। क्षेत्र कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई एक परिवार नरिश कर सकता है। जी। नरिश कर सकता है, पार्टी परिवार की नहीं है। जी। आज पर हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? जी। JP नड्डा जी। जी। उनका परिवार का कौन था यहाँ पे? जी। अमित शाह जी के परिवार का कौन था? जी। आज प्रधानमंत्री कौन है? उनका परिवार का कौन जय था? शाह का नाम लिया। आप जय वो- शाह का नाम लिया जा रहा है। आउट ऑफ द वे उनको बनाया गया, जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा। ये मैं वो ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सच है। जिनको इतना नहीं पता है कि कितने ये बल्ले की बात कर रहे हैं। जी। ये मेरी बात सुनिए, ये बात करें कि जब इनके अंसारी साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, रजा अंसारी। बिल्कुल थे। जी। जी। इन्हीं के पार्टी के थे। जी। ठीक कह रहा हूं ना? वाहिद परे भी। इनको कहिए JKCA का स्कैम आपने क्यों दबा के रखा था? JKCA का स्कैम क्यों दबा के रखा था? साथ होके ट्रेजरर एहसान मिर्जा की इन्होंने बेल करवाई, जिसने CBI को बयान दिया है कि मैंने 35 करोड़ का गफला मैंने किया है, लेकिन मुझे मौका दीजिए, मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करवाता हूं। ये NC गवर्नमेंट के खिलाफ टाइम ये फ्रॉड हुआ था, लेकिन इनके मंत्री रहे, JKCA उनके अंडर था, प्रेसिडेंट भी वो JKCA के थे, लेकिन उन्होंने फाइल दबा के रखी। ये कौन सी इंसाफ की, कौन सी ईमानदारी की बात करते हैं? चलिए राजीव जी, मैं आपके पास आता हूँ। राजीव जी, आज अचानक PDP का प्रेम
सर ऐसा है, जी ये पीडीपी का ही प्रेम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जितनी रीजनल पार्टीज हैं जी ये उन सब का प्रेम उन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस से प्रेम उनको करना है। महसूस होने लगा पिछले 7-8 सालों से जी। कि जो हमसे वादे किए गए, जिस हमें लालच दे के लू लुआब करके या मीठे मीठी बातें करके हमें अपने साथ जोड़ा गया, बाद में उनके पल्ले, बाद में उन्हीं के बंदे ले लिए, जी। पहले जुड़े बाद में उनके बंदे खींच लिए, जी। तो वो अब अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब जाएं तो जाएं कहाँ, अखबार छापता नहीं, मीडिया दिखाता नहीं, तो किसको सुनाए? तो अब आप सच्चाई बोल आज रहे हैं तक ना, मैं भी मीडिया में ही बोल रहे हैं ना, मीडिया पे बोलो, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, ये मीडिया ही कर रहा है। तो आपने डिबेट टॉपिक लाया ना, जी। पर इस पे देखो क्या होता था कि जब हम पहले छोटे होते थे, आज से कुछ साल पहले जब भी हम थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आर्टिकल आते थे अखबारों में, एक मतलब एक टेस्ट डेवलप था कि भाई कुलदीप नैयर जी का आर्टिकल आ रहा है, कोई खुशवंत सिंह का आ रहा है, कुछ अब वो जो नहीं रहे तो वो कहाँ से लाया? उन्हें- बीजेपी वाला ये लुटियन मीडिया की बात कर अच्छा, तो उसमें क्या होता था कि एक टेस्ट होता था कि करंट टॉपिक अफेयर्स, जिसका जो टेस्ट होता वो वाला सब्जेक्ट पढ़ता था। अब जितनी भी पार्टियां हैं, इनको रीजनल पार्टियों को महसूस होने लगा कि बीजेपी के साथ दोस्ती करना कोई आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे वाला भी केस अभी रिसेंटली हुआ है कि वो शिवसेना के साथ है, फिर उनका था, बाद में उन्हीं का बंदा तोड़ दिया। तो इस तरह का ये ऐसा नहीं है, सच्चाई है। और जो कांग्रेस जो है वही एक देश का भला सोच सकती है, सबका इंटरेस्ट देख सकती है, और कंट्री को कैसे डेवलप किया जाए, मुझे नहीं लगता उससे बेटर कोई पार्टी नेशनल लेवल में ना आई है ना आएगी। यानी पब्लिक मूर्ख है 2014 पब्लिक 2019 मूर्ख नहीं है, जी। पब्लिक नहीं, सीधी नहीं। है, जेंटल है, बातों में आ जाती है। उन्होंने सोचा 15 लाख चाहे आएगा, 10 साल आपने उनको अपनी बातों में रखा। नहीं 10 साल नहीं, हमने, आप बताओ उससे आज तक कांग्रेस ने क्या नहीं किया, कहा नहीं, आज हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचे जी। ये अब एक लंबी बात पे जाएंगे। मैं सिर्फ उस बात पे आ रहा हूँ कि जहां हमारा कांग्रेस का था, आज लोग ये महसूस करें कंट्री की जो डेवलपमेंट्स हुई थी, जो हुआ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे, वो कांग्रेस के ही बने हुए हैं। बाकी उसके बाद ना कुछ बना, उसके बाद बिका जरूर है। जो चीज प्रॉपर्टी बाप बना गया, बच्चों ने बेच दी, तो आप उसमें क्या करोगे? बोलो जी BMW ले ली, बाप की गाड़ी थी, बाप ने जिंदगी में साइकिल पे रहा, जमीन बेच दी और BMW ले ली, भाई मैं तो ठीक रहा बाप से। ये वही वाली बात है। सोनू जी बड़े उत्सुक थे जवाब देने को, बड़ी उत्सुकता थी, बीच में राजीव जी को टाइम नहीं देना जरूरी है, उनका वो भी आए हैं। देखिए ऐसे है कि एडवोकेट शर्मा साहब ने एक बात तो की, उन्होंने आप मैं एक का जवाब दूंगा। रैबरे तलीम को ना मैं हर बड़ा एक बात उधेड़ा, अच्छे से हाँ, उधेड़ा। मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है। जी। इन्होंने बात की जेके क्रिकेट एसोसिएशन के स्कैम में कि इमरान रजा अंसारी साहब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। शायद ये भूल गए कि उस सरकार में आप भी शामिल थे और सुनील शर्मा साहब MOS थे। हम तो चलो 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया हमने चोरी की, तो आप हमारी पहरेदारी क्यों कर रहे थे साथ? आप उस वक्त क्यों नहीं बोले आपके MOS साहब कि भाई यहाँ गलत हो रहा है? इसका मतलब आप भी शामिल थे। मुझे बताइए ना, एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, एक MOS है। मुझे आज भी याद है कि जम्मू में कोई ट्रांसफर किसी की होती थी ना, वो कहते थे सुनील शर्मा साहब जम्मू देखेंगे, उसके बिना किसी की ट्रांसफर नहीं होगी, जो भी कोई भी लेवल तक होगा। भाई आप, हाँ स्पोर्ट्स की बात, इन्होंने स्पोर्ट्स की बात की, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप चपड़ासी ट्रांसफर जम्मू में अपनी मर्जी से नहीं होने देते, अपनी मर्जी के बिना नहीं होने देते थे, तो आप क्यों चुप थे भी अगर वहां स्कैम हो रहा था? चलो मैं कहता हूं कि मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं, अब चुप क्यों थे आप? आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट था? बाकी उन्होंने कहा जी ये ट्रांजिट दौर है। भाई पहले तो आप 5-6 साल लगाएंगे स्टेट को, यूटी को ट्रांजिट दौर को, तो फिर यूटी को जब स्टेट में तब्दील करेंगे जैसे उन्होंने कहा है, अब पता नहीं करनी कि नहीं करनी, इनको पता होगा। 10-12 साल तो निकल गए, तो 12 साल का ये जो जनरेशन है जाएगी कहाँ? आप बात करते हैं कि धांधलियां नहीं हुई जहाँ रहबरे तलीम की। भाई मुझे एक बात बताइए, जब एक गांव में सबसे पढ़ा लिखा आदमी अपॉइंट करना है जी, तो अगर कहीं लगा होगा कि ये गलत हुआ तो लोग कोर्ट गए होंगे, लेकिन मुझे आज बताइए, आज तो आपने कोर्ट जाने की गुंजाइश ही नहीं रखी। आपने 5 अगस्त 2019 को टिल डेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 3 लिस्टें, जेके PSI का इतना बड़ा स्कैम है ना विनोद जी, आप देखिए इसमें समझिए। एक तो स्कैम है कि पेपर लीक हुए हैं, पेपर बिके हैं। मेरा ख्याल है कि वो 350 या जितनी भी पोस्ट थी, 1 लाख आदमी ने उस पर अप्लाई किया था। 1100 रुपया एंट्रेंस फीस थी उसकी। लिस्ट तो आपने क्रैश कर दी। वो करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर के नौजवान का आपने कहाँ रखा है? उसका हिसाब किताब कौन देगा? ऐसी 3 लिस्टें आपने कर दिया। मुझे आप बताइए, पैसे खाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने मिलके, इसमें शक वाली कोई बात तो नहीं है ना? अगर आप लोगों ने खाए हैं पैसे, वो एक पंजाबी की कहावत है ना, नानी खस्म करे धोती चट्टी भरे, भाई पैसे खा गए आपके लोग। अब मुझे बताइए, इन 3 सालों में जो लोग अवरेज हो गए वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या पॉलिसी है इनके पास? जो आदमी, देखो एक तो कानून बिल्कुल साफ है ना कि जो एज लिमिट है उससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते, वो लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात यह है
मैं पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला लुटा क्यों है, बात राजनों की नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है जी। भाई। आप तो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते हो। और इन्होंने एक बड़ा अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात की, जब सीनियर लाइन है ना, अच्छे तरीके से इन्होंने कहा कि किसी एक क्षेत्र में कोई किसी का बाप एमपी होगा तो उसका बेटा एमएलए, वहां परिवारवाद नहीं होता। मुझे आप एक बात बताइए, जिनको बल्ला पकड़ने की जात नहीं है आपने बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना दिया, क्या उनसे लायक बंदा कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में? अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर महबूबा मुफ्ती दोबारा चीफ, लोगों का मैंडेट था, अगर नहीं लोग एमएलए जिताते तो वो कहां से चीफ मिनिस्टर बन जाते जी। सबसे पहली बात। और दूसरी उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने बयान दिया था 99 में, हाँ, परिवारवाद की जी बात। जी। देखिए बात बड़ी सीधी सी है। अब ये कह रहे हैं, मैं वो भी मान लेता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है, ये कह रहे हैं मैं वो भी मान लेता हूँ। बात ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद है या उनकी पार्टी है। ओ भाई, परिवारवाद की बात करते तो जितनी एक परिवार की इंटरफेरेंस आपकी पार्टी में है, उसकी मर्जी के बिना तो आप टिकट नहीं किसी को दे सकते एमएलए का। वो भी तो एक परिवार ही है ना, जिसको हम परिवार कहते हैं। और दूसरी बात, आज मुझे तो सिर्फ 3-4 लोग ही नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, बाकी तो बेचारों का नाम ही नहीं है। पूरी देश की जो यूनियन कैबिनेट है ना, आप आम आदमी से पूछ लीजिए जाके। अब मेरी छोड़िए, मैं तो चलो क्रिटिसाइजर हूं अपोजिशन में उनकी बात, आम आदमी से पूछिए, वो 3-4 लोग ही जानते हैं मंत्रियों के। एक तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर अमित शाह जी को जानते हैं, और कुछ कुवार मेरा ख्याल राजनाथ सिंह को जानते हैं, आजकल गडकरी साहब को जानते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं, उनको जानते हैं। बाकी तो मुझे भी नहीं पता मिनिस्टर है कौन है या क्या नहीं, क्योंकि फोटो इनकी छपती है। भाई मैं ये कहता हूं कि परिवारवाद की राजनीति से कौन बचा है? आपके 16 हमने नाम गिनाए हैं जो बिल्कुल क्लियर है। और एक मैं अहम बात इसमें करना चाहता हूं कि आपने कहा जी धांधलियां कहाँ नहीं होती थी, आपने एम्स का जिक्र किया, शायद वो पहली सरकार का, आपने बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी थी। एम्स का जिक्र नहीं, आपने कहा एम्स नजर आएगा अभी आपको, आएगा नहीं, आ रहा है। एम्स में आपने एजिटेशन लड़ी थी। देखा एम्स? अभिनव जी, एम्स की एजिटेशन आपने लड़ी थी। मैं पूछ रहा हूँ, एम्स देखा? बिल्कुल देखा, नजर आ रहा है ना? हमें तो पता, हमारी हुकूमत में आया था, मैं उस वक्त हुकूमत का पार्ट था, मिनिस्टर नहीं नहीं था, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ आपने तो जंग लड़ी थी ना जम्मू के लिए, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने वहां जंग लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। किसको? जम्मू में लड़ी थी ना। तो आज एक जंग और लड़ी उस एम्स में, एक और नया काम होने जा रहा है। बाहर से भर्तियां आप करवा रहे हो। मेरे भाई, बड़े भाई, हम आपके साथ, आई एम द फर्स्ट मैन, मैं आपके साथ उस एजिटेशन में चलूंगा। वो भी जरा चले ना, लोगों में करवाएं कि भाई आप मुझे बताइए। एक तरफ से शिवराज चौहान साहब कहते हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, कि मैं असेंबली में बिल लाने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन के लिए नौकरी जो है रिजर्व रहेगी। तो हमारी खुशी नहीं हो भाई। उधर आपको नागालैंड में आप बात कर रहे हो, वहां दूसरा फ्लैग भी देना चाहते हो, उनसे उनको स्पेशल स्टेटस भी देना चाहते हो, हमारा आपने छीन लिया। वो तीसरी सबसे बड़ी बात, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, ये एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात करते हैं ना, तो नड्डा साहब की होम स्टेट है हिमाचल, वहां क्या लगा है? वहां क्यों नहीं आप बात करते हैं? नहीं, इसलिए मैं कहता हूं 371 की मांग कीजिए ना। नहीं, हम तो वो मांग करेंगे जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला था 5 अगस्त 2019 को। पूरे जम्मू कश्मीर में जेल में बंद करके मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आपने हमसे छीन लिया। अब देखिए एक बात है, इनको 70 साल लगे लखनपुर से उधमपुर तक जाते हुए, 70 साल लगे भारतीय जनता पार्टी को अपने जो उधमपुर तक एमएलए बनाते हुए। तो इनके पास जब अक्सरियत आई, इन्होंने 70 साल लगे तो 370 को तोड़ा। अब मसला है कोर्ट में, मसला कोर्ट में है। भाई हमें भी लग जाएंगे 2, 4, 5, 7 साल, हमें पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, एम्स की बात यहाँ की है तो आज क्यों आप बाहर के लोगों को वहां नौकरी देना चाहते हैं? हाँ, एक दूसरी बात और है, आज पंजाब का एजिटेशन चलती है, वो स्पेशल स्टेटस मांगते हैं, बिहार में भी वो स्पेशल स्टेटस मांगते हैं, जो हैं हमारे, आपने हमारे खत्म कर दिए। तो आपने ये कहा ना कि ये अलायंस पार्टनर, मुझे एक बात बताइए, वो कहते हैं ना शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई। भी आपने बड़ा अलायंस पार्टनर रहने कौन सा दिया? काली दल आपने खत्म किया, हमारे साथ सरकार में हमने से 3 पार्टियां निकाल दी, एक नाथ शिंदे को रातों रात चीफ मिनिस्टर बना दिया, और पता नहीं आप कहां लगे हो, वो चौटालों को जेजीपी आपने बना के। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। लोग भी, जनता जनार्दन है, वो सुन रही है सामने, मैं जो झूठ बोलूंगा वो भी बोलेंगे। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बताता चलो कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी और बारामूला रैली में कहा था कि 3 परिवार, उनको परिवारवाद का नाम दिया था, नाम नहीं लिया था, उनको 3 परिवारों का जिक्र किया था। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया है कि भाजपा में ज्यादा परिवारवाद हो रहा है। अभिनव जी, जिस तरीके से इन्होंने ये आरोप लगाए हैं, देखिए, और महबूबा मुफ्ती ने उसका आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया था कि आप जम्मू के साथ आपको कुछ स्नेह नहीं है। उनका कहना था कि आप उपराज्यपाल का कोई सलाहकारी जम्मू का बना देते। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
ऊंची आवाज में या शेरो शायरी से जनता का भला नहीं होगा, जी होगा तथ्य जान के। जी देखिए, मैं इनकी एक एक बात को बड़ी जल्दी समेट लेता हूं। जी इन्होंने बात कही हिमाचल की। हिमाचल में स्पेशल प्रोविजंस हैं लैंड प्रोटेक्शन के, सेक्शन 118 है। देखो, मुझे तो पता है ना, जी वहां पे आप लीज ले सकते हो, राइट, विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। जी हिमाचल में मिलिटेंसी है, नहीं उग्रवाद को बढ़ावा है। वहाँ भी करवा एक मिनट प्लीज, जी, एक मिनट वहाँ भी प्लीज, करवा दीजिए। ठीक है। यहाँ पे आपकी महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं? तिरंगे को जला दूंगी, पाकिस्तान का झंडा पकड़ूंगी, हमने कभी ठीक। पाकिस्तान वो के झंडे की बात तिरंगे को जलाना वही मतलब होता है। जलाने की भी बात नहीं। सुनिए बात, आप बयान को और सुनिए control बात, कर रहे सुनिए हैं। सुनिए। ना, आप अब सुनिए। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। नहीं, आप जब जब बारी बोलेंगे आएगी, तो बारी मैं- बारी आएगी, वो नहीं हो पाएगा ना। बारी आएगी मुझे आपने- निपट लेना, बारी आएगी मुझे निपट लेना, बीच में मत बोलो। ठीक। आपने हिमाचल में सुना किसी ने हमने कहा तिरंगा जला देंगे? नहीं इसलिए यहाँ पे 370 तोड़ना जरूरी था, जी ठीक। ठीक। हर हिंदुस्तानी का यहाँ रहने का अधिकार है। फिर उन्होंने एम्स की बात की, बाहर से डॉक्टर आ गए। मुझे अफसोस होता है, मैं इसलिए कहता हूं कि कश्मीरी हमसे बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। आप स्किन सोरा में गए हो, जी देखा हॉस्पिटल है? कोई जम्मू में कोई ऐसा हॉस्पिटल? मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है? बड़ी बड़ी बुरी हालत सुपर है। स्पेशलिटी की क्या है? बहुत बुरी जब मरीज मरते हैं तो यही लीडर वहां जाके करते हैं, हाय हाय डॉक्टर निकम्मे हैं, हॉस्पिटल निकम्मा है, मेडिकल कॉलेज निकम्मा है। अब ये चाहते हैं कि हम बाहर से अच्छे डॉक्टर मत लाएं और एम्स का भी वही हालत करें, एम्स का भी बेड़ा गर्क करें, और जो लोगों की सहूलियत के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो जहां से बेटर क्वालिफाइड डॉक्टर्स बाकी कंट्री से भी आए, जम्मू के लोगों को हेल्थ के रिलेटेड बेटर ट्रीटमेंट मिले। ये नहीं चाहते वो हो, ये एम्स की वही हालत करना चाहते जी। हैं। फिर इन्होंने बात की, मेरे भाई साहब ने बात की, इन्होंने भी की कि भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाती है, ठाकरे परिवार, फलाना परिवार। भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी पे सेंध नहीं लगाती है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद खत्म कर रही है। आप ही के लोग निकल रहे हैं भाई, आप ही के खिलाफ बोल रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, देश बन रहा है। आप चाहते हैं देश मत बने, परिवार बने। जी आप परिवार बनाना चाहते हैं। फिर आपने बात की, लोगों बच्चों ने 1100 रुपए फार्म के भरे, बच्चे ओवरेज हो गए। मुझे अफसोस होता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज ऑफ लॉ है, कि जब किसी बच्चे ने अप्लाई किया है तो सिलेक्शन जब कैंसिल होती है, पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, उनकी एज तब देखी जाएगी जब उन्होंने पहली बार फार्म भरे थे, जी और उनके लिए लिखा जाएगा दे नीड नॉट अप्लाई अगेन, उनको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। जी ये कॉमन चीजें हैं। आप कहां जनता को गुमराह कर रहे हैं ठीक है, मैं और शेरो शायरी करके इसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चलिए, अब मैं आपकी मैं बिल्कुल नहीं, करूंगा। आप मैं पूरा तथ्य, बताऊंगा। आप मेरी जवाब देखो, सुनिए। आपकी एक क्वालिटी है, आप शेरो शायरी बड़ी अच्छी बोलते नहीं, हैं, चलो, लेकिन तो आपको आप तथ्यों की एक- जानकारी नहीं है। आप एक आपको सीनियर तथ्यों की लाइन जानकारी आप नहीं अपनी- है। अपनी वकालत का तजर्बा पूरा मैं लगा रहे हैं। कुछ गलत बोला तो मुझे निपट लो आप। नहीं नहीं, मैं तो कहूंगा, मैं निपटा, ठीक। मैंने लड़ना और थोड़ी आपकी आपसे। आपकी बात जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू का ध्यान नहीं रख रही, देखिए, आपने कहा एडवाइजर, आपने कहा एलजी, मैंने आपको कहा ये ट्रांजिशनल फेज है, चीफ सेक्रेटरी भी कहा ये ट्रांजिशनल फेज है, जी ठीक। हम भी मान रहे हैं इस समय सख्ती हो रही है, हम भी मान रहे हैं, और कई जगह ज्यादती भी हो रही है, लेकिन ज्यादा जो ज्यादा लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि सख्ती हो रही है। क्या कानून का पालन करना गलत बात है? आप मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी की वो टाइल्स लग रही है जम्मू सिटी में, आपकी दुकान अगर आपने 6 फुट सामान बाहर निकाला है तो वो तोड़ने आए तो आप छाती पीटना शुरू कर दें तो बीजेपी हाय हाय बोलोगे आप उस पर? जी 1 मिनट। फिर मैटाडोर वाला चौक के बीच में ब्रेक मारता है, पीछे लाइन लगती है, एम्बुलेंस पीछे खड़ी है, फिर वो कहेगा थापा के खिलाफ नारे मारेगा, थापा आया है, बीजेपी आया है। क्या कानून का पालन नहीं करना? फिर मैं 5 मरले जमीन लेता हूं, मकान 6.5 मरले में बनाता हूं, फिर मैं हाय हाय करूं? आप ये करवाना चाहते हैं? आप ये करवाना चाहते हैं? तो इसलिए ये ट्रांजिशनल फेज है। जाइए चंडीगढ़ में, जाइए, देखिए कैसे आपको पता लगता है एक स्वर्ग में रह रहे हैं आप। प्लानिंग है जम्मू की, आप तभी देखिए, तवी के दाएं बाएं देखिए, सारा ग्रीन एरिया हमने खत्म कर दिया। आप गोल्फ कोर्स के आगे पीछे देखिए, सारा ग्रीन एरिया हमने खत्म कर दिया। आप किस जम्मू की बात कर रहे हो? ये जम्मू को, सुनिए बात, ये जम्मू को बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग उसमें रोड़े अड़का रहे हैं। बाकी एक बात को इन्होंने कहा जी, वो अंसारी साहब हमारे भी एमओएस थे, ये चुप क्यों थे? भाई साहब, सरकार से आप निकले थे या हमने निकाला था आपको? नहीं, आप 4 साल नहीं, चोरी सरकार को किसने निकाला? सरकार में से किसने निकाला आप था? चाहते थे सरकार हमने तोड़ी थी, सरकार हमने तोड़ी थी, ठीक है, यही चीजें देके तोड़ी थी, आगे भी लड़ेंगे। बाकी इन्होंने कहा
राजीव। आपने कहा ना कि मेरे दोनों भाइयों ने कहा, इन्होंने कहा पहले 2014 में मोदी साहब ने ये कहा, फिर 19 में कहा। आपने ग्राफ देखा 14 और 19 में अपना देखा, और अगर कोई कसर रह गई है 24 में देख ले। राजीव जी, सर दिल को बहलाने के ख्याल अच्छा है। आ रहे हैं 24 में देख रहे हैं हम, जो 12 जोड़ो यात्रा है ना, उसका रिस्पांस आप देखिए, बहुत अच्छा है। लोगों को पता लग रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए नए चेहरे, नए नए लोग। और आप देखो लोगों में पागलपन है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस के प्रति प्रेम है। ये ज्यादा देर ये चीजें नहीं चलती। आप लोगों को ठग लोगे तो मैं तो इसको ठगना ही कहूंगा। अब ये इन्होंने अभी बात की हिमाचल में कभी तिरंगा जलते देखा या एंटी नेशनल बातें की। मैं कह रहा हूँ एक सेक्टर या एक कुछ लोग एंटी नेशनल है। जम्मू के तो नेशनलिस्ट है, हम क्यों भुगते हैं भाई? जम्मू वाले क्यों भुगते हैं? ये जम्मू को बचाने के लिए सब कुछ नहीं बचा रहे हैं। समझ जम्मू में क्राइम कितना बढ़ गया है इनको पता समझ नहीं है, ये खुद इस चीज को जानते हैं। आज FIR भी सोच समझ के लग रही हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्राइम का मतलब इतना क्राइम बाहर के लोग कर रहे हैं। पहले तो क्या होता था, जिसने क्राइम किया उसके किसी रिश्तेदार को पकड़ ले 3 दिन में सरेंडर हो जाता था। आज पता नहीं छत्तीसगढ़ वाला कर रहा है तो उसका बाप कहीं आंध्र प्रदेश में कर रहा है, उसकी माँ कहीं और है, किसको पकड़ेंगे? अब क्राइम बढ़ गया है। इनको एक चीज पूछना, ये छत्तीसगढ़ वाले और बिहार वाले जम्मू क्यों आए हैं? किसी ने इसको एग्जामिन किया? नहीं, क्यों आए? जब से हमारे लोगों ने मेहनत करना बंद कर दी, कारपेंटर बाहर से, प्लम्बर बाहर से, मेसन बाहर से, मजदूर बाहर से, जमीनें गांव के लोगों ने ठेके पे दे दी। हमको चाहिए सिर्फ सरकारी नौकरी। मेरा बच्चा सरकारी कारपेंटर बन सकता है लेकिन प्राइवेट नहीं बन सकता। फिर वो कारपेंटर या बिहार से आएगा या यूपी से आएगा या पंजाब से आएगा। जी, हमने मेहनत अच्छा, इन्होंने एक बात अभी की थी, चंडीगढ़ स्वर्ग है। आप मुझे बताएं, चंडीगढ़ बनाया किसने? नेहरू जी ने, पहली बात। और उसके साथ उनके साथ 4-5 स्टेटें लगती हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब मिलती हैं। तो क्या होता है कि ग्रोथ होती है, इकॉनमी बढ़ती है। मतलब कोई भी चीज आएगी, अगर आप चंडीगढ़ में कभी चीज खरीदेंगे ना, आप गए होंगे, तो बाकी स्टेटों से 10% वो महंगी है। उसका कारण क्या है कि लोगों के पास वहाँ की इकॉनमी है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा हिमाचल के लोगों आना जाना, हरियाणा का 4-5 स्टेट, ये डेड एंड है। इसके बाद कोई स्टेट नहीं हो सकता। यहाँ आगे भी 2-4 स्टेटें होती, दाएं बाएं होती, तो इसके भी जम्मू के हालात कई गुना अच्छे होते। तो इसीलिए लोग यहाँ कंफर्टेबल ये सोचते हैं कि नहीं यार सरकारी नौकरी लग जाए, और ये उनकी एक सोच है। आने वाले समय में अब नौकरियां तो रही नहीं, क्योंकि सरकारी वो जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो बिक बका गए हैं। अब कोई एक को डिफेंस उसमें भी अग्निवीर हैं, 4 साल में वो भी बाहर आ जाएंगे। तो मेरा इन शॉर्ट में कहने का मतलब जम्मू वाले भी मेहनत करेंगे और ये उनकी मेहनत की राह पे ले आए। मैं एक बात कहूँ आपको, इकोनॉमी इंक्रीज करने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना पड़ता है। ये डेफिनेटली ठीक, सरकारी नौकरी से इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी जी, ये सबको समझना पड़ेगा। चलिए आपने जवाब देना, मुझे पता आप बड़ी देखिए देर ऐसे से है कि मैंने मेरे बड़े भाई इन्होंने जब बोला मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे उम्मीद है जो मुझे नहीं बीच में किया था आपने। चलिए मैं चुप कर गया था इन्होंने। चलिए ठीक है, मैं आप ही की मानूंगा। अब आपने सबसे पहले बात की इन्होंने थापा साहब की, कि थापा साहब ने सख्ती की तो आपने प्रोटेस्ट किया। मेरे हिसाब से युद्धवीर सेठी साहब भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो गए थे वहाँ प्रोटेस्ट करने। मैं नहीं गया था, ना कोई अपोजिशन पार्टी गई थी। और मीडिया पे देखा तो उनके लफ्ज़ पता क्या था कि ये चोर है। मैं नहीं कह रहा हूँ युद्धवीर सेठी साहब। अब मैं उम्मीद करूँगा कि युद्धवीर सेठी साहब के लिए भी ये रिमार्क्स देंगे कि वो भी शायद नहीं चाहते हैं कि जम्मू की भलाई हो, क्योंकि युद्धवीर सेठी साहब एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं। उनकी मिसिज जो हैं, उनकी धर्मपत्नी माननीय हमारी बहन, वो मिनिस्टर रही हैं, नॉमिनेट MLA रहे हैं। अब ये इसका जवाब मुझे जरूर दें अपने टाइम पे कि युद्धवीर सेठी साहब वहाँ गए थे, वो भी अपोजिशन के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने एम्स की बात की। इन्होंने कहा जी मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल है, सुपर स्पेशलिटी का बुरा हाल है। तो कसूरवार कौन है, जिम्मेवार कौन है? पहले तो 300, हाँ तो ठीक है, हम तो यही कहते हैं। और मैंने डॉक्टर की बात नहीं वहाँ की, मैंने नर्सिंग स्टाफ की वहाँ बात की थी कि जो नहीं किया था। चलिए मैं हो सकता। अच्छा तीसरी हाँ जी भाई साहब, PGI में जी 5 साल की ग्रेजुएट नर्सिंग जी और 7 साल की PG नर्सिंग वाली नर्सिस हैं जी। हमारे यहाँ 18 महीने की कोर्सेज वाली है। कुछ कोई एक तो इन्होंने आधे घंटे से यही बात की है कि जम्मू के लोग मूर्ख हैं और कश्मीर के लोग समझदार। आपने कहा जम्मू के लोगों को सीखना चाहिए कश्मीर के लोगों से, इसका मतलब वो मूर्ख ही है ना? आप उनको कह रहे हैं, आप मुझे बताइए। नहीं अवेयर नहीं, इन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को सीखना चाहिए। 370 पर बात आप रिवाइंड करके देख लीजिए ना, चैनल कर लीजिए, मेरी तो डबिंग नहीं करूंगा। आपने कहा ना वो समझदार नहीं है, आपने खुद कहा। और दूसरी बात ये है, नहीं सुनिए, नहीं मैंने नहीं आपको, सर मैंने
इनविटेशन नहीं दिया आपको, आपको आना है आइए, नहीं आना अपने लिए। मैंने जैसे आपने उनको बुलाया ऐसे मुझे बुलाया। आप तथ्यों का सामना कीजिए, लड़ते क्यों हैं आप एक सीनियर लायर हैं, मैं आपसे उम्र में भी छोटा हूं। आप मुकाबला कीजिए बात का, जहां मैं गलती मेरी होगी मैं मानूंगा कि मैं गलती हूं, नहीं मैं मानूंगा नहीं ना। आपने कहा ना कश्मीर के लोग समझदार हैं, तो फिर जम्मू वाले मूर्ख ही हुए ना। नहीं, अगर मैं हम तीनों में, आप कहते हो तीनों में से विनोद जी समझदार हैं, तीनों में से विनोद जी समझदार, मूर्ख कौन है मुझे आप बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं आप? उन्होंने मूर्ख शब्द का भाई मैं कह रहा हूं जो नहीं कह पाए, मैं कह रहा हूं आप ये कहना चाहते हो हमें। अच्छा दूसरी सुनिए, इन्होंने कहा कि वो 370 के लिए नहीं बोल रहे। इन्होंने कहा ना कि कश्मीर का नौजवान, जम्मू के नौजवानों को समझना चाहिए, इसका मतलब जम्मू का नौजवान आपसे मांग रहा है 370 कि हमें वापस दो। ये चीजें क्लियर हो चुकी है ना चैनल पे। आप क्यों कह रहे हो कि वो जम्मू वालों को समझना चाहिए? अगर सारा जम्मू ही आपके साथ है तो आपको परेशानी कहां है? देखिए परेशानी एक बड़ी सीधी सी है शर्मा साहब, वो आपको भी है मुझे भी है। मैं जम्मू वाला हूं, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए बाद में, मैंने जम्मू में रहना है। कल मुझे कोई तकलीफ होगी मैं आपका दरवाजा खड़काऊंगा, कहीं हो सकता है मैं कहीं आपके काम आ सकूंगा, मैं आऊंगा मेरा क्या, मैं जम्मू का हमारा एक भाईचारा है। आप मुझे एक बात बताइए, जम्मू के लोगों के पास रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी हर एक आदमी को आप नहीं दे सकते। इन्होंने कहा लीज में, हिमाचल में लीज के प्रोविजन है, वो तो जम्मू कश्मीर में भी था। आप इंडस्ट्री लीज पे लगा सकते थे, कितने लोग आए जो इंडस्ट्री पैकेज आपने दिया। आप कोई भी कमर्शियल काम के लिए लीज पर जगह ले सकते हो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ये तो पहले भी था ना, 370 में भी प्रोविजन था। हम ये कहना चाहते हैं कि 370 आपको लगा जी ये बुरा है, ठीक है, आपने तोड़ दिया। आपने नए जम्मू कश्मीर का वादा किया। भाई आप कहते हो कि नए जम्मू कश्मीर, बताइए आपने हमें दिया क्या? हमारे पास रेत और बजरी का कारोबार था जो जम्मू के लोग करते थे, 3000 में ट्राली मिलती थी और 3000 में लोग अपना काम, और बहुत सारे लोग करते थे। वो आपने बाहर के लोगों को बेचा, शराब का कारोबार आपने बाहर के लोगों को बेचा। अब आ जाते हैं हम रेवेन्यू रिफॉर्म से और कानून व्यवस्था के ऊपर। और कानून ये कहते हैं 5 मरले की जगह लेके 6.5 मरले को मकान बनाए तो वो उसको बनाने का क्या वायलेशन। अब आप मुझे बताइए, ऑनरेबल फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने नगरोटा म्यूनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बनाया। कुंजवानी चले जाइए, डिजाना चले जाइए, मुट्ठी में चले जाइए, लोग अपने पुश्तैनी घर के ऊपर जहां आर्मी के साथ में पिकट है, जहां आर्मी की यूनिट है, अपना मकान नहीं बना सकते विनोद जी, अपना मकान में लेंटर नहीं डाल सकते, परमिशन मिलती नहीं है। इनको म्यूनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बनाने की परमिशन किसने दे दी? और अगली बात सुनिए, जब कानून है तो मेरे लिए भी ऐसा है, अभिनव जी के लिए भी ऐसा ही है ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि सोनू पीडीपी के साथ है तो उसके लिए कानून अलग हो जाएगा, तो शर्मा साहब बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के लिए कानून अलग, ऐसा तो है नहीं ना प्रोविजन कोई। आप मुझे बताइए कि जब निर्मल सिंह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आर्मी लोगों को नजायज तंग करती है, मैं नहीं कह रहा जनाब, उन्होंने कहा है, आपने मीडिया पे देखा, ऑन द रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं। और सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर्मी के ऊपर FIR लगी। अब ये नहीं कहना कि सोनू झूठ बोल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई ना कोई दर्शक जिनके लिए कह रहा हूं वो भी मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। बड़ी क्लियर सी बात है, आप ना खाता ना भाई, जो के बीजेपी वही बात सही। ये अम्यूनिशन डिपो के पास मकान भी बनाएंगे, 3 मंजिला भी करेंगे। मेरी अभी इन्होंने काफी लंबे इल्जाम लगाए थे, मुझे पूरा तो करने दीजिए। समय का चलिए, मेरे इल्जाम नहीं लगाया मैंने आपकी बातों का जवाब दिया। जी, अब मैंने पूछा उसका अभिनव जी इनको भी जवाब दीजिए जो इन्होंने सिलसिले। देखिए, मैंने विनोद जी क्या कहा था कि जम्मू के लोगों को भी कश्मीर वालों से कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने थोड़ा एग्जैजरेट करके आपसे समझदार का मैंने सीखने की तो समझदार क्या वो बाकी बेवकूफ हो गए? समझदार से मैं आपको नहीं, आपको मैं समझदार कहूं, मैं मूर्ख हो गया? फिर आप मुझे कहें मैं आपकी तारीफ करूं, उससे सीखें, हाँ, तो फिर मैं मूर्ख, मेरी जानकारी मतलब आप इस बात का जवाब, अगर मैं आपको समझदार कहूं तो आपने आपको मूर्ख बना लिया। मैंने ना, आपने ये कहा नहीं ना, आपने जो कहा मैं वो कह रहा हूं। आप वो कहना चाहते हैं जो मैंने नहीं कहा। चलिए छोड़िए इसको, छोड़िए। चलिए देखिए, ऐसा है जो इन्होंने बातें कही, ये एक तो इन्होंने बात की, लास्ट बात क्या की आपने, आखिरी बात की मैंने सर नगरोटा लास्ट। हाँ, देखिए इन्होंने निर्मल सिंह जी की बात की। देखिए विनोद जी, उनको आर्मी वालों ने जो नोटिस निकाले हैं, जो कार्रवाई करनी थी उन्होंने की है जी। उन्होंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब वो जीतते हैं हारते हैं ये तो जुडिशरी जानती है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा। आर्मी ने अपनी कार्रवाई की है, नोटिस भेजा है, ठीक, सबको पता है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब वो कल को जीते हैं केस हारते हैं ये तो अब न्यायालय जानता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी इन्होंने सुनिए, मैं 3 मंजिली मकान रातों रात थोड़ी बना हुआ। चलिए आम आदमी एक छत नहीं बना सकता। आप क्या कहना चाहते हैं कि आर्मी मिली थी उनके साथ? आर्मी तो कोशिश कर रही थी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी बात ही नहीं जाने दी। चलिए अब आर्मी तो कोर्ट में इनको जवाब तो देना। जी, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा मेरी मंशा क्लियर कर दे। कहीं ये कहते हैं जी वो आर्मी को
क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कभी कहते हैं आर्मी ने साथ होकर मकान बना दिया। नहीं, आर्मी ने नहीं बनाया। फिर आपने कहा आर्मी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास आपने कहा ना कि तीन मंजिला कब बन गया। मैं उनका ट्वीट निकालने की कोशिश चलिए। करूंगा। तब तक आप तब तक करिए। चलो निकालिए, आप जवाब तब तक बोलिए, दीजिए। मैं निकालूंगा। आप खंगालते रहिए, मुझे बोलने दो। देखिए ऐसा है, जो इन्होंने जम्मू के यूथ की बात की, मैं जम्मू के यूथ के भले के लिए कह रहा हूं। मैं हर प्रोग्राम में आपने कहता हूं कि आप पेरेंट्स को, कि बच्चों को टेक्निकल कोर्स में भी एजुकेशन इंपार्ट करवाइए, जी ठीक, ताकि आने वाला फ्यूचर जो है जम्मू कश्मीर में मल्टीनेशनल सेक्टर आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, कारपोरेट सेक्टर आ रहा है। जैसे आप देखते हैं, देखिए दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, इवन चंडीगढ़ में, जब आप सुबह कई बार आप उसमें बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो में, आप यूथ नॉर्मली कैसे देखते हैं, बैग पकड़ा होता है, आप क्या समझते हैं वो 10-20 हज़ार तनख्वाह लेने वाले बच्चे होते हैं क्या? वो वहां पे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स होते हैं, आईटी ग्रेजुएट्स होते हैं, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो मेट्रो का यूज करते हैं, ठीक, वो प्राइवेट सेक्टर से कमा रहे हैं। हमारे यहां मेरा बच्चा अड़ाक लगेगा, पहले मोटरसाइकिल लेगा, फिर गाड़ी लेगा, लेकिन मेट्रो पे नहीं चढ़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ अगर हमने बच्चों को यही एजुकेट करना है कि आपको सरकारी नौकरी से ही आपका फ्यूचर है, हम बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी के अलावा आप और अल्टरनेटिव भी मद्देनजर रखिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कारपोरेट सेक्टर भी है। मैं आपको भी हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा। और अगर आप सरकार में आते हैं, मैं आपको राय दूंगा कि आप अपनी महबूबा मुफ्ती को कहिए कि अगर आप पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कारपोरेट सेक्टर एस्टेब्लिश करेंगे, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भला होगा। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं। जी राजीव जी, आखिरी सवाल है प्रोग्राम में, आखिरी सवाल है। इस बार आपको एहसास हो गया कि आप पर परिवारवाद का आरोप लगता है, शायद इसलिए आपने ईमानदाराना तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कराने का फैसला लिया। तो सर इसमें क्या है, डेमोक्रेसी है, पार्टी की इनर डेमोक्रेसी इनर है, डेमोक्रेसी बहुत जो ज्यादा। मैं कह रहा हूँ कई लोग यहाँ से हमसे चले भी गए। मैं तो उनको भी कहता था कि भाई आप फॉर्म भर लो, जी। और मौका है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आप बन सकते हो। कई लोग आगे पीछे चले गए। इससे पहले नहीं होता था ना, इसलिए सर इससे पहले क्या होता था, कोई आता नहीं था या करता नहीं था, कोई आता नहीं था, भाई वो कहते जी आप ही ठीक हो, क्योंकि पार्टी को जोड़ के रखना और देश के हित में यही था। अब एक नैरेटिव इन्होंने सेट कर दिया जी, नहीं जी अटैक राहुल गांधी पे करो, उस पे करो। क्यों? इनको पता है जब तक कांग्रेस है और ये नेहरू परिवार है, इनकी एकता बनी रहेगी। तो एक उसको डैमेज करने का प्रोसेस है। लेकिन हमने इनर डेमोक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए ओपन कहा, और उन्होंने कहा, हमारे राहुल जी ने कहा भाई मैंने नहीं लड़ना, सोनी जी ने नहीं लड़ना, अब लोग आए, सिस्टम है, जिसको इलेक्शन होगी उसको हम मानेंगे, जो जीतेगा उसको सिर मत है। हमने राहुल जी पे क्या अटैक करना है, वो खुद अपने पे अटैक करके चलिए थक नहीं रहे हैं। वो चलिए। आलू को लीटर कहते हैं, और सर, मस्टर्ड ऑयल को दर्जन कहते हैं, डजन कहते हैं, क्या हमने क्या करना है? चलिए वो edit वाला नहीं है, वो edit अभिनव कर जी आपका देते बहुत बहुत हैं। शुक्रिया। इनका IT सर। अभिनव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।